अस्सलाम वालेकुम। कार्बन क्या है और कार्बन जिंदगी के लिए क्यों इतनी जरूरी है? कार्बन सिर्फ एक ब्लैक काजल की सूरत में आप आंखों पर नहीं लगाते, बल्कि कार्बन ही हीरे की सूरत में चमकदार बनकर आपकी पहुंच से बहुत दूर चली जाती है। लेकिन इसके अलावा कार्बन हमारी जिंदगी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में कार्बन का क्या किरदार है। माय नेम इज इमरान खान और इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, ये जो टॉपिक है ये पंजाब बोर्ड में पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का हिस्सा है और सिंध बोर्ड के अंदर भी ये शामिल है, जबकि केपी के और फेडरल बोर्ड के अंदर ये टॉपिक शामिल नहीं है। सो हम देखते हैं कि कार्बन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। कार्बन है क्या चीज? वो कहता है बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन ही करते हैं कि ऑल दोज compounds that have carbon and hydrogen together are referred as organic compound। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ढांचा ही किस पर खड़ा होगा? कार्बन पर। कार्बन इज द बेसिक और सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, due to its unique properties, carbon have many unique properties that will be discussed later on. Carbon occupies the central position in the skeleton of life. How? कार्बन कैसे स्केलेटन ऑफ लाइफ बनाता है, जिंदगी का ढांचा कैसे बनाता है? मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, गौर करना स्लाइड पर। जैसे वो कहता है, आपको पता है कि लाइफ का ढांचा किस पर खड़ा है? लाइफ का ढांचा इसके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट पर खड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल। सेल का ढांचा किस पर खड़ा है? सेल का ढांचा, सेल का बेसिक यूनिट है प्रोटीन, उस पर खड़ा है। और प्रोटीन का ढांचा किस पर खड़ा है? अमाइनो एसिड का, जिसका जनरल फार्मूला सी अल्फा कार्बन, एच इसके साथ जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं कि प्रोटीन का ढांचा किस पर? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड का ढांचा किस पर खड़ा हुआ है? कार्बन पर। हम कह सकते हैं कि लाइफ का जो स्केलेटन है वो क्या बना रहा है? कार्बन बना रही है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि वाई कार्बन फॉर्म स्केलेटन ऑफ लाइफ, तो आंसर कर सकते हैं आप कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, skeleton of life is based upon cell, and skeleton of cell is based upon protein, and skeleton of protein is based upon amino acid, and element that form skeleton of amino acid is actually carbon। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है फोर। गौर करना इस पर, स्टूडेंट बी अटेंटिव, गौर करना इस पर। फोर, टेट्रा मीन फोर। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। यू नो दैट कार्बन की वैलेंसी कितनी है? फोर। जैसे आप इस स्लाइड पर गौर करें, सेंटर में क्या है? कार्बन। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोर। 1 2 3 एंड 4। इस फोर वैलेंसी की वजह से कार्बन चार एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, चार अदर एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इट कैन रिएक्ट विद मेनी अदर एलिमेंट फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन प्रेफर ही कौन सी बॉन्ड करता है? कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। क्या फायदा है इसका? चूंकि कार्बन के साथ बहुत से कार्बन भी जुड़ सकते हैं, दूसरे एटम्स भी जुड़ सकते हैं, तो ये एक्चुअली एक ढांचा बनाएगा जिंदगी का। तो ये सेंट्रल एलिमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, जैसे आप देख सकते हैं ये कार्बन किस तरह से चार एटम बना रहे हैं। बेटा इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें ये सेंटर में कार्बन है और बाकी इसके साथ अदर हाइड्रोजन के एलिमेंट जुड़े हुए हैं, एटम जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर CH4 मीथेन बन जाती है। तो आप देखिए मीथेन का ढांचा भी किस पर खड़ा हुआ है? सेंट्रल कार्बन पर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी बुक में डिस्कस की हुई है कि कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बनाती है कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल की इंतहाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, काइटन, सेलुलोज, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी होंगी? कार्बन पर ही, क्योंकि सेल का ढांचा ही कार्बन पर खड़ा है। वो कहता है व्हेन अ कार्बन एटम कंबाइन विद 4 एटम आर रेडिकल। रेडिकल होता है बेटा ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन आयन चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। तो रेडिकल या एटम, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया, कितनी वैलेंसी थी? 4। सो कार्बन कैन रिएक्ट विद 4 एटम आर रेडिकल, और जब 4 एटम के साथ रेडिकल या रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितनी बॉन्ड बनेगी? 4 बॉन्ड बनेगी। अब ये 4 बॉन्ड दीज आर अरेंज सिमेट्रिकली। बेटा सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री खूबसूरती होती है। मैं आपको कहूं यू आर सो सिमेट्रिकल, इट्स मीन यू आर सो ब्यूटीफुल। तो सिमेट्री इज एक्चुअली ब्यूटी कि किस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट है। आप देखें मेरा कान यहां पर लगा हो तो सिमेट्री रहेगी? नहीं रहेगी। ये आंख यहां लग जाए तो सिमेट्री रहेगी? नहीं रहेगी। यही ब्यूटी है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया। ब्यूटी सिमेट्री क्या है कि नाक से जितना डिस्टेंस इस आंख का बनता है, जो एंगल बनता है, यही एंगल यहां से यहां तक, यही एंगल यहां से यहां तक, जितना डिस्टेंस यहां का सेंट्रल पॉइंट से कौन का, इधर के कौन का बनता है, इतना भी इधर हो। तो जब हर चीज एक प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर एंगल पर अरेंज हो अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। सो कार्बन सेंटर में होगा, 4 अदर एटम इसका बॉन्ड बना रहे हैं। आप देख लें कि यहां से लेकर यहां तक जो बॉन्ड होगी ये भी 109.5 डिग्री होगी, यहां से लेकर यहां तक भी 109.5 डिग्री होगी, यहां से लेकर यहां तक भी यही होगी। इन सब की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है। इट इज द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर आप केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ेंगे, VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो उसमें ये आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ोगे। अब होता क्या है कि कार्बन 4 एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है और ये चारों बॉन्ड सिमेट्रिकली अरेंज होती है, किसमें? इन अ टेट्राहेड्रन। बेटा ये 4 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर बन गई है ना। टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रन का मतलब होता है कॉर्नर। तो 4 कॉर्नर स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रन। अब कार्बन हमेशा जो स्ट्रक्चर बना रही है, बिल्कुल जब 4 के साथ जुड़ेगी तो वो टेट्राहेड्रन AB4 टाइप कंपाउंड होगा। अब देखें कि ये चारों बॉन्ड, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और 4 कॉर्नर, अब ये जो चारों बॉन्ड हैं ये अरेंज होती हैं इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर का नाम है, ये शिकल का नाम है। एंड रिजल्ट टू गिव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं स्ट्रक्चर को, इससे बड़ी ही स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, इससे बड़ी ही स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है। दुनिया की सबसे सख्त चीज क्या है? व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज एक्चुअली डायमंड। और डायमंड के अंदर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है कार्बन की। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा कार्बन। तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी? ये कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगी। तो यही वो बता रहा है कि द स्टेबिलिटी। अब देखें स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? टेट्राहेड्रन। स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? टेट्राहेड्रन। और यही स्टेबिलिटी किस वजह से आई? 4 बॉन्ड बनाने की वजह से। तो यही बता रहा है ना, द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम मेक इट अ फेवरेबल एलिमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। जितनी कोई स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी उसकी रीजन क्या होगी कि कार्बन ने वहां पर क्या बनाई होगी? 4 बॉन्ड बनाई होंगी और एक टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन दी होगी। सो ये दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी है कार्बन की, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंस है कार्बन की कि इट फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर यही एमसीक्यू पेपर में आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आंसर क्या होगा? यही होगा कार्बन, यही होगा काजल। तो स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ढांचा कौन बना रहा है? कार्बन।
सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कार्बन ही होगा। सो अब हम देखते हैं कैसे स्केलेटन में आता है। वो कहता है कार्बन एटम कैन कंबाइन म्यूचुअली, म्यूचुअल मीन आपस में ही कार्बन 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 लंबी चेन बनाते जाए, लंबी चेन बनाते जाए। तो कार्बन आपस में कंबाइन कर सकता है और आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, चाहे वो स्ट्रेट चेन है, चाहे ब्रांच चेन है या रिंग स्ट्रक्चर है। सो द एबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें कार्बन 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 आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब तक कार्बन एक लाइन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो दिस इज एक्चुअली चेन, लेकिन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनब्रांच चेन। स्टूडेंट बहुत आसान है ये स्ट्रक्चर बनाना। आप ऐसे बना सकते हैं, कार्बन एक लाइन में लिखते जाए, जितने मर्जी कार्बन लगाते जाए। कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, तो 4 बॉन्ड आपने पूरी करने के लिए क्या लगाना है, हाइड्रोजन। ये याद रखना। आपको अगर कहीं भी हाइड्रोजन नहीं दिए हुए तो आप खुद भी लगा सकते हैं। आपको सिर्फ बता दिया जाएगा ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, उसमें बाकी कोई अदर एलिमेंट आपको नहीं गिवन तो आप हाइड्रोजन लगाते हैं। देखें एंड पर क्या लगेगा, 3 हाइड्रोजन, चूंकि एक बॉन्ड उसकी पहले बनी हुई है, 3 रह गई है, और सेंटर में कितने लगने, 2। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कहीं से भी। देखें ये कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन चल रही थी। स्ट्रेट चेन में क्या हुआ, किसी भी पहले या आखिरी कार्बन को छोड़कर किसी कार्बन के साथ एक और कार्बन जोड़ दे तो ये ब्रांच बन जाएगी। तो इट इज एक्चुअली ब्रांच चेन, दिस इज अनब्रांच चेन। और रिंग में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। तो कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी की वजह से 4 एटम के साथ मिलेगा और कार्बन आपस में कंबाइन करके स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, चाहे वो चेन है, अनब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है या रिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर वर्ड जो वैरायटी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैरायटी किसको कहते हैं, डिफरेंट को कहते हैं। तो एक बात तो मुझे क्लियर होगी कि यहां पर कार्बन डिफरेंट एटम के साथ जुड़ने जा रहा है, कार्बन डिफरेंट एटम के साथ जुड़ने जा रहा है। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो वैरायटी इतनी नहीं बनेगी, वो वैरायटी कम होगी। लेकिन अगर कार्बन डिफरेंट से जुड़ेगा तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसको कहता है कार्बन कंबाइन कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में भी पूछा जाता है बेटा। विच एलिमेंट आर मोस्ट कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, CHO। विच एलिमेंट आर फाउंड इन ऑल कार्बोहाइड्रेट, CHO। विच एलिमेंट आर मोस्ट कॉमन इन ऑल प्रोटीन, CHON। विच एलिमेंट आर कॉमन इन न्यूक्लिक एसिड, CHON एंड फास्फोरस। ठीक है, तो ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड तमाम कार्बोहाइड्रेट में, नाइट्रोजन के साथ तमाम प्रोटीन में, और नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ ये केमिकल कंपोजिशन होगी, कुछ फास्फोलिपिड की भी और न्यूक्लिक एसिड की भी। अब देखें कि यहाँ पर कार्बन डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो आपको कहीं थायमीन बनती है, कहीं एडिनिन बनती है, तो ये वैरायटी बनती जा रही है। combination with these and other atoms contribute to the large variety of organic compounds। देखिए वैरायटी बनेगी ना, जब दूसरों के साथ मिलेगा तो वैरायटी मस्ट बनेगी। यहां पर ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए आप क्या जलाते हैं, CH4 जलाते हैं ना, मीथेन गैस फौरन आग पकड़ लेती है शोले से भी, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। CH बॉन्ड कितनी है इसमें, 4, CH4 है। तो CH 4 हाइड्रोजन, इसमें CH बॉन्ड है। तो ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, एंट्री टेस्ट में भी पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो CH बॉन्ड, यही शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CH बॉन्ड। इसलिए जिस भी कंपाउंड के अंदर CH बॉन्ड ज्यादा होंगी वो एनर्जी भी ज्यादा रखेगा। जैसे लिपिड के अंदर CH बॉन्ड डबल होती हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, सो डबल एनर्जी ज्यादा होती है उनके। नेक्स्ट, CO बॉन्ड। बेटा ये बॉन्ड बिल्कुल जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल या 2 मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो वहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। तो कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन हमेशा क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान होगा। देखिए यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, तो CO लिंकेज, CO लिंकेज। तो ये एक्चुअली क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो CO बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्चुअली ये क्या दे रहा है, स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
जगह सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन से, मोनोसेक्राइड। मोर कॉम्प्लेक्स कौन से, ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड कैसे बनेंगे, CO बॉन्ड से बनेंगे। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑल ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में मौजूद है, तो उनको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखना ये सारी कोवलेंट लिंकेज हैं, कोवलेंट लिंकेज। नेक्स्ट है हमारे पास CN लिंकेज। CN लिंकेज कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज को, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज तब जब दो अमीनो एसिड के दरमियान होगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो CN लिंकेज बना हुआ है, हमारे पास ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो दोनों का हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहाँ पर। निकलने के बाद ये जो CN लिंकेज बन जाता है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू प्रोटीन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी, बिकॉज दीज आर मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल। सो अब याद रखना, MCQs आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवलेंट लिंकेज, CH, CN, इसी तरह से CO। तो ऑल ऑफ दीज आ सकता है ऑप्शन। तो सो विच वन इज अ कोवलेंट लिंकेज, ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड लिंकेज, CN बॉन्ड। विच वन इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, CO। विच वन इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, CH बॉन्ड। लेकिन अगर मैं ऑल को निकाल दूं और नन लिख दूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो नन। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन और पार्शियल पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ होगी या ऑक्सीजन के साथ होगी। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल जो लार्ज साइज होते हैं इनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो कार्बन मैक्रो मॉलिक्यूल भी बनाती है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे सेलुलोज हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बेटा तमाम प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, तमाम के तमाम जो टर्पिनाइड लिपिड या पॉलीमर हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, तमाम पॉलीसेकेराइड मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, और तमाम न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल है। इनके बेसिक यूनिट माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल ज्यादातर अपने लार्ज साइज की वजह से पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सो कार्बन मैक्रो मॉलिक्यूल भी बनाती है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल के दो फायदे हैं। एक, वो इनसॉल्युबल होने की वजह से दे फॉर्म सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह से सेल वॉल में आपको पॉलीसेकेराइड मिलेंगे। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का एक फायदा यह है कि दे फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म सेलुलर स्ट्रक्चर। और दूसरा, जो मैक्रो सर्व एज स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी में ग्लूकोज जब भी ज्यादा हो जाएगा तो ये ग्लूकोज किसमें स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल स्टोरेज है किसके लिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। ये चीज शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, दे आर इनसॉल्युबल, दे फॉर्म सेलुलर स्ट्रक्चर, नंबर 1 ये इंपॉर्टेंस। और नंबर 2, दे सर्व एज अ स्टोरेज हाउस फॉर माइक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आते हैं, जहां कार्बन मैक्रो मॉलिक्यूल का पार्ट है वहां पर ही कार्बन माइक्रो मॉलिक्यूल का भी पार्ट है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी बनाती है। तमाम जो मोनोमर हैं ऑर्गेनिक वो माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में जैसे बेसिक यूनिट ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, फैटी एसिड बेसिक यूनिट है लिपिड के, और न्यूक्लियोटाइड जैसे ATP, GTP एक्स्ट्रा, ये सारे बेसिक यूनिट हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं इनके भी दो फायदे हैं। जहां मैक्रो मॉलिक्यूल के दो फायदे थे, माइक्रो मॉलिक्यूल के भी दो फायदे हैं। दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। और दूसरा, सब यूनिट टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो यही बिल्डिंग ब्लॉक, यही बेसिक यूनिट, यही फंडामेंटल पार्टिकल, यही मोनोमर बनते हैं किसके लिए, पॉलीमर के लिए या मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए। तो मैक्रो मॉलिक्यूल के भी दो फायदे, माइक्रो मॉलिक्यूल के भी दो फायदे। जैसे आप देखते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल आर सो अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, स्मॉल होते हैं, जो इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ATP इतनी देर स्टेबल रह ही नहीं सकता। जब भी इसको पानी में आप डालेंगे ATP फौरन टूट जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इसके नतीजे में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी आपको मिलेगी। और यही एनर्जी करेंसी हम यूज करते हैं अपनी तमाम एक्टिविटीज के लिहाज से। तो अगर MCQs आ जाए
विच वन इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा एटीपी इमीडिएट, क्योंकि वो फौरन हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो सो यहां तक हमने डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन क्या थी। अब ये आपके सामने मैंने जिक्र किया है मोनोमर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आपसे पूछा जाए ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर, दिलसुज एंट्री टेस्ट का रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमर, तो याद रखना मोनोमर हमेशा बेसिक यूनिट होते हैं। जैसे प्रोटीन के बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड, प्रोटीन बजाते खुद क्या है पॉलीमर, फैटी एसिड क्या है बेसिक यूनिट लिपिड के, तो फैटी एसिड क्या है मोनोमर, लिपिड क्या है पॉलीमर, शुगर रेजिड्यू क्या है शुगर सब्सटेंस, मोनोसेक्राइड क्या है दीज आर एक्चुअली मोनोमर, और कार्बोहाइड्रेट में बिल्कुल पॉलीसेक्राइड क्या है वो पॉलीमर है। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड क्या है मोनोमर, डीएनए और आरएनए क्या है पॉलीमर है। अब यहां से एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं बेटा, बाज का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन। बेटा अल्फा ऑप्शन में आ गया वाटर, बीटा ऑप्शन में आ गया एटीपी, चार्ली ऑप्शन में आ गया ग्लूकोज, और डेल्टा ऑप्शन में लिख दिया पेप्सिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर, तो बच्चा सोचने लगता है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन इज द पॉलीमर, तो बच्चा सोचने लगता है पता नहीं इसमें से कौन सा पॉलीमर होता है। बेटा पेप्सिन क्या है प्रोटीन है, एंजाइम है, एंजाइम क्या होती है प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होती है पॉलीमर। तो बात का एग्जांपल आपको दे सकता है, तो जितनी भी प्रोटीन वो पॉलीमर है, तो पेप्सिन एंजाइम का नाम है, एंजाइम द प्रोटीन, दीज आर पॉलीमर। सो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और चैनल का लिंक अपने कोलीग्स तक जरूर शेयर करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने गवाह।